हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर जो आपका शुरू होने चल रहा है, ये मेडाइवल हिस्ट्री शुरू होने जा रहा है। जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री करवाया था, जैसे हमने एंशियंट हिस्ट्री करवाया था, उसी प्रकार आपका मेडाइवल हिस्ट्री आपका शुरू होगा। तो आज आपसे कहाँ से यहाँ शुरू करने चल रहे हैं हम पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी राजा आए हैं, जितने भी वंश डायनेस्टी उत्पन्न हुई है या डिस्ट्रॉय हुई है, सबके बारे में हम देखेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि ये सब हमको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। आप सब यही रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं हम पहले कहाँ से शुरू करेंगे। पहले यहाँ से ही शुरू करते हैं कि जो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, वो वहीं से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से आपका वो जो आपका आगे का शुरू होगा इतिहास, यहाँ से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आप घटना चक्र ही है, इसके बाद आप घटना चक्र भी करिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर हम देखते हैं कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध या संघर्ष, ये देखिए जो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध था या संघर्ष था, ये ऐसा संघर्ष था जो 200 वर्षों तक चला था। मतलब इसमें पता ही नहीं चल रहा था कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। अब यहाँ पर देखिए किनके किनके मध्य हुआ था। ये पाल वंश के, यहाँ देखिए पाल वंश है, ये गुर्जर प्रतिहार है और नीचे राष्ट्रकूट है। तो इन्हीं तीनों के बीच में हुआ था। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया गया है कि जो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध था, ये किनके किनके बीच हुआ था। तो ये नीचे दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो दक्षिण में राष्ट्रकूट आते हैं, और आपका पूरब उत्तर में राज्य ये प्रतिहार आते हैं, और प्रतिहार और यहाँ पूरब में कौन से आते हैं, पाल आते हैं ये भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शुरू कब हुआ था। ये 8वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ था। कौन, प्रतिहार शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे दक्षिण के, और पाल थे। ये पीसीएस यूपी लोअर पीसीएस 2002 में ही क्वेश्चन ये आया था। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिहार यहाँ पर है, पाल यहाँ पर है ये। ठीक है, दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज। मतलब शुरू में 200 वर्ष चला था, तो 200 वर्ष कोई राजा तो जीता नहीं, तो उसके जो वंश आते गए वहाँ से, लेकिन ये शुरुआत यहीं से हुई थी, वत्सराज से ही। और पूर्व में पाल, धर्मपाल, यहाँ धर्मपाल। तो ये जो शुरुआत किए हैं, शुरुआत वत्सराज ने किया है, धर्मपाल, और यहाँ पर ज्वाइन कौन किए हैं, ये दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने ज्वाइन किया है। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि जो त्रिपक्षीय युद्ध था कन्नौज का, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में था। इतना याद रखना है बस। अब देखिए, अगर हम ध्रुव के बारे में बात करते हैं कि पहली बार किसी दक्षिण के शासक ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। वैसे अक्सर करते नहीं थे जो दक्षिण भारत के राज्य थे उत्तर भारत के राज्य में हस्तक्षेप, लेकिन पहली बार ध्रुव ने क्या किया था, इन्होंने उत्तर भारत के जो शासक उनकी राजनीति में हस्तक्षेप किया था, वो कौन था, ध्रुव था। परिणाम क्या हुआ था इसका, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज विजयी होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो मिहिर भोज थे वो लास्ट में विजयी होते। इसका पूरा निष्कर्ष ही निकल जाता है। कौन, 200 वर्षों चलने के बाद गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज विजयी होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसका सारांश देख लेते हैं। इस समय कन्नौज का शासक, जब ये अभी शुरू नहीं हुआ था, तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था, आयुध शासक का शासन चलता था। किसका शासन चलता था, आयुध का। इस समय कन्नौज तथा आसपास का क्षेत्र मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मतलब ये जो कन्नौज है, ये बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से था और बहुत ही अच्छा विकसित ये क्षेत्र था, मध्य देश कहा जाता था। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। इस संघर्ष की शुरुआत
प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया था। मतलब इसकी शुरुआत इन्होंने ही किया था, वत्सराज ने ही किया था। अब देखिए, कन्नौज से आयुध शासक इंदिरा युद्ध पर आक्रमण से होती है। यह आक्रमण उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए शुरू होता है, तो ये याद रखेंगे। कन्नौज का एक बार कई बार पूछा गया है, कन्नौज का पुराना नाम क्या था, तो श्री महोदया या महोदया कह सकते हैं, कन्नौज का पुराना नाम था। ठीक है, इस पीडीएफ को आपको लेना होगा तो नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से इस पीडीएफ को फ्री आप कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का। और इससे रिलेटेड अगर क्विज करना होगा तो संतोषी IAS 2.0 एक चैनल है क्विज का, इससे रिलेटेड आपको वहां पर क्विज भी मिल जाएंगे। यहाँ पर पढ़िए, वहां पर क्विज करिए, आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं। प्रतिहार शासक गंगा यमुना के संगम प्रयागराज तक पहुंच चुके थे। जो प्रतिहार शासक थे, ये जो प्रतिहार शासक थे, ये कहाँ पर, गंगा यमुना, अभी जो प्रयाग चल रहा है, मतलब माघ मेला चल रहा है वहाँ पर, माघ मेला नहीं, महाकुंभ चल रहा है, इसी महाकुंभ तक मतलब ये गंगा यमुना के संगम प्रयागराज तक पहुंच चुके थे। अतः पूर्व के बंगाल के पाल शासकों तक युद्ध संभव हो गया था। अब यहाँ पर पाल शासक राज्य करते थे, तो पाल शासक जब यहाँ तक तो दुश्मन आ गए थे, तो इनके लिए युद्ध की संभावना बढ़ गई कि लगता है अब युद्ध होगा। और पाल का कोई इरादा नहीं था युद्ध करने का, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इनका जो साम्राज्य का विस्तार करने का वो था, इसीलिए पाल शासक भी इसमें क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। अब देखिए, प्रतिहार नरेश वत्सराज, प्रतिहार नरेश वत्सराज, देखिए नाम भी याद रखा करिए किसका किसका भी, प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल, याद रखिएगा, पाल नरेश धर्मपाल के बीच शक्ति विस्तार को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ। दक्षिण से राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया। अब ये देखिए, ये दोनों जब ये क्या इधर से जाकर लड़ाई कर रहे हैं, ये इधर से, तो यहाँ पर दक्षिण भारत के जो नरेश थे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था ध्रुव, इन्होंने यहाँ पर जाकर हस्तक्षेप किया। जब यहाँ पर हस्तक्षेप किया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित किया और बाद में धर्मपाल को भी पराजित किया। इसको पराजित किया, प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया, ध्रुव ने पराजित कर दिया, और बाद में धर्मपाल को भी पराजित कर दिया और दक्षिण वापस लौट गया। ठीक है, तो ये मतलब दक्षिण वापस लो, मतलब ये तो पहला ही फेज था, इससे बहुत इसमें फेज आए हैं, कई फेज आए हैं। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों के अंतिम विजय से होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका अंत देखा जाए, मतलब तो इसका जो अंत हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष का, वो किसके हुआ, प्रतिहारों के अंतिम विजय से होती है। इस समय प्रतिहार वंश की बागडोर मिहिर भोज प्रथम के हाथों में थी। अभी जब पाल वंश पढ़ाएंगे तो थोड़ा और बताएंगे कि किसको किसको किसने हराया था, तो वहां से एक दो क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादा नहीं बने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, किनके किनके बीच में लड़ा गया था, बस ये ही ज़्यादा पूछता है, और थोड़ा हल्का फुल्का देख लीजिएगा बस। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल 812 से 800 से 1200 AD के बीच में देखते हैं। सबसे प्रमुख घटना क्या थी, राजपूतों का अभ्युदय। अभ्युदय मतलब उदय, ठीक है, मतलब एक स्कीम अभ्युदय योजना चलता है योगी जी का, वही है, मतलब वो नहीं है, वैसे ही है। ये 800 से 1200 ईस्वी में यहाँ पर किसका उदय हुआ, राजपूतों का उदय हुआ। अब देखिए, राजपूत में कई वंश, अभी जो आगे पढ़ेंगे, कई वंश यहाँ पर आए। अब देखिए किनका किनका उदय हुआ, तो ये किसका हुआ, परमार का उदय हुआ, प्रतिहार का उदय हुआ, चौहान का उदय हुआ और चालुक्य का उदय हुआ। तो इन सब के बारे में अधिक, मतलब इससे भी और भी ज़्यादा, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्धि इन्हीं सबको मिली। ठीक है, मतलब इतने ही नहीं, और वंश उदय हुए थे, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा राजपूतों में इन्हीं को प्रसिद्धि मिली थी। अब देखिए इसकी कैसे, देखिए ये एक आपका होता है, इसका चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो लिखे थे, मतलब चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, इसी में विचार आया था माउंट आबू पर्वत, वशिष्ठ का अग्नि कुंड,
याद रखिएगा वशिष्ठ का अग्नि कुंड, इसी में विचार आया थे परमार, प्रतिहार, चौहान और चालू, इसी में लिखा गया है कि यहाँ पर इतने वंश का उदय होता है। तो वशिष्ठ का अग्नि कुंड के को जो राजपूत हैं वो कौन कौन से हैं, ये इतने याद रखिएगा, चारों तो जरूर याद रखिएगा। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में, ठीक है। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार मतलब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, ये प्रतिहार ये वाला दूसरा पी ये वाला पढ़ेंगे। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, शुरुआत में ये क्या थे गुर्जर प्रतिहार, तो शुरुआत में ये एक चरवाहे थे और लड़ाके थे, ये याद रखिएगा। जो अग्निकुल के मतलब ये राजपूत हैं, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक शक्तिशाली इनको माना जाता था, किसको, गुर्जर प्रतिहार को। चूंकि ये गुर्जरी मतलब गुर्जरी से आते, गुर्जरी जनजाति थे, ठीक ठीक है। इस वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वंश की स्थापना किसने किया था, हरिश्चंद्र ने किया था। किसकी, गुर्जर प्रतिहार वंश की हरिश्चंद्र ने किया था, परंतु वास्तविक संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम था। तो ये याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था, हरिश्चंद्र ने किया था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने अरबों से लोहा लिया था और पश्चिम में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो किसने अरबों से लोहा लिया था, नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो नागभट्ट प्रथम ही था। अब यहाँ पर देखिए इस वंश का एक शासक था वत्सराज, जिसने क्या किया था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसको ही शुरुआत किया था। जो वत्सराज प्रथम था ये मलेच्छों का नाशक को इसने उपाधि रखी थी, इसने अरबों से भी लोहा लिया था। तो नागभट्ट प्रथम ने भी लोहा लिया था और इसने भी क्या किया था, लोहा लिया था, और इसने सम्राट की उपाधि भी धारण किया था। प्रथम महत्वपूर्ण वास्तविक संस्थापक था वत्सराज, मतलब तो वास्तविक संस्थापक यही था, लेकिन अगर महत्वपूर्ण देखा जाए कि जो आपका संघर्ष की शुरुआत करता है त्रिपक्षीय और जो अपने साम्राज्य को विस्तार करता है वो कौन था, वत्सराज। तभी तो संघर्ष प्रारंभ हुआ जब ये अपने साम्राज्य को विस्तार करने की सोच रहा था। अब देखिए यहाँ पर आते हैं मिहिर भोज के लिए। मिहिर भोज प्रथम, इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, कौन था, मिहिर भोज प्रथम। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, यहाँ से ये पूछा जाता है जैसे 3-4 नाम दिया जाए, वत्सराज दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन भी हम लाते रहेंगे बीच बीच में। वत्सराज जैसे ऑप्शन दे दिया वत्सराज, ऑप्शन दे दिया आपका नागभट्ट, और ऑप्शन दे दिया मिहिर भोज प्रथम, या ऑप्शन दे दिया ध्रुव। इसमें पूछ सकता है कि कौन सा ये प्रतिहार शासक नहीं था, तो जो ध्रुव होगा वो प्रतिहार शासक होगा, नहीं होगा। तो हमेशा ये नाम याद रखा करिए, कौन प्रतिहार शासक है, कौन प्रतिहार शासक नहीं है, या कौन चौहान वंश का शासक है, कौन गढ़वाल का है, ये सब याद किया करिए। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, क्योंकि ये त्रिपक्षीय युद्ध कौन जीता था, मिहिर भोज प्रथम ने ही जीता था। इसकी उपाधि क्या थी, आदि बराह की उपाधि इसने धारण किया था, आदि बराह, ठीक है। वैष्णव अनुयायी था ये। अरबी यात्री सुलेमान जानकारी देता है इसके बारे में, मिहिर भोज प्रथम के बारे में। देवपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसे हराया था, किसको हराया था, तो देवपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसको हराया था, ठीक है। तो देवपाल कौन सा है, पाल वंश का शासक है देवपाल, और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसको हराया था। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका मिहिर भोज है हारा तो, लेकिन लास्ट में यही विजयी हुआ था, ठीक है। चांदी का सिक्का इसने चलाया था ताम्र, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए प्रतिहार शासकों के पास भारत का सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक था, मतलब रोधी, मतलब इस प्रतिहार शासकों के पास क्या था, ये सबसे ज्यादा क्या थे, अश्व से। पश्चिम भारत पर आक्रमण के समय प्रतिहार शासकों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। किसकी निभाई थी भूमिका, द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। अब देखिए प्रतिहारों के मंदिर निर्माण का सर्वाधिक विकास खजुराहो में हुआ, जो अब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है।
तो इतना आपको याद करना होगा। आई थिंक इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। मिहिर भोज, वत्सराज कौन था, ध्रुव कौन था, ध्रुव किस वंश का था, देवपाल किस वंश का था, पाल वंश का। ठीक है। प्रतिहार के बारे में, प्रतिहारों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ था, तो खजुराहो में हुआ था, जो अब खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इसी वंश का था, क्या था, महीपाल। महीपाल के बारे में याद रखिएगा। अरब यात्री अल मसूदी इसके समय में भारत आया था। किसके समय में? महीपाल के समय में आया था। अब देखिए यही क्वेश्चन आईएएस 1995, 19 पीसीएस 1995 में भी आया है। अब देखिए प्रतिहार शासकों को अल गुर्जरा कहा था। किसने कहा था? अल मसूदी ने अल गुर्जरा कहा था। मतलब जो महिपाल के समय में आया था इसी को, मतलब अल मसूदी आया था, इसी ने प्रतिहार शासकों को अल गुर्जरा कहा। देखिए राजशेखर इसके दरबारी विद्वान थे। याद रखिएगा, राजशेखर किसके दरबारी विद्वान थे? महीपाल के राजशेखर दरबारी विद्वान थे। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था 1036 ईस्वी में। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ये गुर्जर जाति नहीं है, ये गुर्जरी जाति है। ठीक है। तो गुर्जर जाति का उल्लेख किससे मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से क्या मिलता है? गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। राजशेखर के दरबारी विद्वान कौन थे? ये राजशेखर इसके दरबारी विद्वान थे, किसके? महीपाल के। अब देखते हैं, ये तो आपका कौन सा हो गया? गुर्जर प्रतिहार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, देख लिए। ठीक है। यहीं से इतने से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। अब गढ़वाल वंश देखते हैं। हो सकता है आपको लगे, देखिए एक बार आपके पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि आप ये बताइए कि जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ना सेन वंश, सेन वंश, हाँ ये सेन या पाल, सेन ही वंश शायद आया था। सेन वंश के बारे में आया था कि कौन कौन सा आपके जो उसको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे ही एक बार आपके पेपर में, ये शायद 2017 में आया था। क्या आया था? ये पूछा था वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और महीपाल, इनको लगाना था कि इनका कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन से आए थे? वत्सराज आए थे। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय आए थे। फिर महेंद्रपाल प्रथम आए थे। फिर महीपाल जो अभी हमने बताया है लास्ट में, फिर ये आए थे। तो याद रखिएगा, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और महीपाल, इनका एक सीक्वेंस याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए गढ़वाल वंश। अब देखिए गढ़वाल वंश क्यों चर्चा में, क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है गढ़वाल वंश? देखिए यहाँ का सबसे एक जो फेमस आपका राजा था वो कौन था, ये इसी के लिए पढ़ना पड़ता है। ये आपके जो राजा हैं जयचंद्र। ये जयचंद्र के बारे में आप कई बार पढ़े होंगे कि मतलब इनको थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें से देखा जाता है, निगेटिविटी लिए देखा जाता है। ये गढ़वाल वंश के ही थे जयचंद्र। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देवरिया अभिलेख योम सहेत महेत जो कहाँ पर है? श्रावस्ती में है, से इसकी जानकारी मिलती है गढ़वाल वंश की। देखिए कुछ जो हम डायनेस्टी पढ़ा रहे हैं, कुछ डायनेस्टी आपको नहीं पता होगा, बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है। अब देखिए गढ़वाल वंश हो गया। मूल स्थान कहाँ था इनका? विंध्य पर्वत था मूल स्थान। चंद्रदेव कन्नौज में 1080 से 1085 ईस्वी के बीच गढ़वाल वंश की नींव रखी थी। तो चंद्रदेव, अब यही जो चंद्रदेव ने नींव रखी थी, तो लास्ट में सभी यहाँ इसके जो राजा थे, आगे जो राजा आए, वो अपने पीछे चंद्र लगाने लगे। जैसे याद रखेंगे गोविंद चंद्र, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। उपाधि क्या इसने रखी थी? विविध विद्या विचार वाचस्पति उपाधि था इसका। क्या था? विविध विद्या विचार वाचस्पति। तो आपको क्या याद रखना है? पूछेगा गोविंद चंद्र किस वंश का था? तो गढ़वाल वंश का। चंद्रदेव, जहाँ चंद्र आ जाए, जहाँ गोविंद आ जाए, वो लास्ट में चंद्र आ जाए, पहले चंद्र आ जाए, या देखिए जयचंद्र में चंद्र लास्ट में लिखा है ना, तो किस वंश के थे? तो ये कैसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि ये मतलब 3-4 राजा दे देते हैं, कहते हैं ये कौन से वंश के थे, तो वहाँ बताना रहता है। अब यहाँ पर देखिए स्वयं ये विद्वान था। मंत्री का नाम लक्ष्मीधर था। इसकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक पुस्तक था कृतकल्पतरु। लक्ष्मीधर की एक पुस्तक है कृतकल्पतरु।
अब इसी कृत कल्प तरु इसमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है, मतलब जो गढ़वाल वंश था इसकी भी जानकारी और उस समय समाज में जो सोसाइटी में चल रहा था उसकी जानकारी। अब ये महान शासक गोविंद चंद्र क्यों था? क्योंकि तोमर वंश इसके शासक तोमर वंश के शासक इसके अधीन थे। सो ये तोमर वंश कितना मतलब शक्तिशाली वंश था, लेकिन वो भी गोविंद चंद्र के अधीन ही थे, इसीलिए इसको बहुत महान और शक्तिशाली शासक कहा जाता है। अब देखिए इसी वंश का अंतिम जो शासक था वो जयचंद्र था। तो जयचंद्र के बारे में आप सभी सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान से। अब देखिए राजा जयचंद्र समकालीन किसके था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान कई हुए हैं, ये मत सोचिएगा पृथ्वीराज चौहान प्रथम द्वितीय। ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है वही आपके पृथ्वीराज चौहान जिसकी मूवी जिनकी बनी है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जिनके मोहम्मद गौरी के साथ हुआ, वो उस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, ये जयचंद्र इसी के समकालीन थे। अब देखिए मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच जो लड़ाई हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194। 4 से 4 यहाँ याद रखिएगा, 4 चंदावर तो 4 यहाँ याद रख लीजिएगा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अब ये चंदावर पड़ता कहाँ पे है? इटावा और एटा के मध्य चंदावर पड़ता है। ये जो लोग इटावा और एटा से होंगे उनको पता होगा कि इटावा और एटा के मध्य ये चंदावर पड़ता है। अब देखिए ये जो गढ़वाल वंश है इसका पता कैसे चलता है? तो मेरुतुंग के चिंतामणि ग्रंथ से, तो मेरुतुंग का चिंतामणि ग्रंथ याद रखिएगा, इससे पता चलता है। हसन निजाम के लेख से पता चलता है, और पृथ्वीराज रासो से तो पता ही चलता है जो चंद्र बरदाई ने लिखा है। तो इसी से पता चलता है गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश के बारे में सिर्फ इतना क्या क्या याद रखेंगे, ये इसका सहेत महेश से पता भी चलता है। चंद्रदेव इसके गढ़वाल वंश की नींव रखी थी। गोविंद चंद्र सबसे शक्तिशाली था, इसके अधीन तोमर वंश था। और जयचंद्र के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसमें बताना नहीं है। बस मेरुतुंग का चिंतामणि ग्रंथ याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले। अब देखिए अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही उम्मीद आपसे रखता हूँ बस। अब आपका ये ज़्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसका PDF ऑलरेडी मेरे पास कंप्लीट है, उसमें सिर्फ देखना है कितनी कितनी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, इसीलिए जोड़ता हूँ फिर आपके पास लाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हो सकता है इस चैप्टर से, इस मतलब इससे आप थोड़ा सा फेमिलियर ना हो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लोग कम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं दिल्ली का चौहान, चाह माह वंश या दिल्ली का चौहान वंश। चौहान वंश की कई शाखाएं थी जिसमें अजमेर के निकट शाकंभरी शाखा थी। इस शाकंभरी शाखा का संस्थापक 7वीं शताब्दी का वासुदेव था। तो कई बार पूछा गया है कि चौहान वंश या शाकंभरी जो शाखा है इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव। तो चौहान वंश का संस्थापक ये कौन था? आपका वासुदेव था। चौहान वंश के बारे में जानकारी के अगर स्रोत देखते हैं, विग्रह राज द्वितीय का जयपुर में हर्ष अभिलेख और सोमेश्वर का बिजौलिया का प्रस्तर। ठीक है, इससे चौहान वंश की जानकारी मिलती है। शुरुआत में इस वंश का शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे, मतलब जो प्रतिहार शासक थे उसी के सामंत थे चौहान वंश। 10वीं शताब्दी के वाकपति राज फर्स्ट ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इनका पुत्र सिद्धराज गद्दी पर बैठा, साम्राज्य विस्तार किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। ठीक है, पृथ्वीराज फर्स्ट और अजय राज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर अजय राज के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने अजमेर नामक नगर की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाया, उसको अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाया, अजमेर नगर की स्थापना की। इसके बाद हम विग्रह राज चतुर्थ की बात करते हैं, बीसल देव की बात करते हैं। चौहान वंश का शक्तिशाली शासक थे। तोमरों की स्वाधीनता समाप्त कर उन्हें अपना सामंत बनाया। ठीक है, चौहान वंश ने यशस्वी कवि और लेखक विग्रह राज चतुर्थ था। इन्होंने संस्कृत में हरिकेल नामक की रचना की, हरिकेल नाटक की रचना की। कौन? यही ये जो यशस्वी कवि और लेखक विग्रह राज। 2.5 दिन का जो झोपड़ा पर इसकी पंक्ति आज भी अंकित है कि तो विग्रह राज चतुर्थ के जो बीसल देव हैं, इनकी जो 2.5 दिन का अजमेर में झोपड़ा है, इनकी पंक्ति आज भी वहीं पर उल्लिखित है। सोमदेव कथा सरित सागर इसके दरबारी विद्वान थे। ठीक है,
तो सोमदेव इनकी कथा सरिसागर इनके दरबारी विद्वान थे, ये भी याद रखेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा, ठीक है। अब देखिए ये मतलब जो आपके चौहान वंश हैं, इसी मतलब पृथ्वीराज सबसे महान सम्राट थे, इसी वंश के सबसे महान सम्राट थे चौहान वंश के। अब देखिए पृथ्वीराज, देखिए इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो चंद बरदाई पुस्तक जो पृथ्वीराज चंद बरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसी से जानकारी मिलती है। और आपको पता भी होना चाहिए कि ये पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था, तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, तो ये भी याद रखेंगे। जैनक, तो याद रखिएगा जैनक जैनक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय, ये जैनक की पुस्तक थी, संस्कृत में लिखा गया था ये। जैन लेखक नवीन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य इन्होंने लिखा था। हमीर महाकाव्य, जैन लेखक नवीन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था। हसन निजामी, इन्होंने क्या किया, ताज उल मासिर अरबी में लिखा था। तो याद रखेंगे हसन जो निजामी है उन्होंने क्या लिखा था, ताज उल मासिर अरबी भाषा में इन्होंने लिखा था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के शासन के क्षेत्र कौन कौन थे, वो पंजाब था, हरियाणा था, दिल्ली था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसके क्षेत्र थे, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तराइन का। पृथ्वीराज चौहान जब आएंगे तो उनके से रिलेटेड दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने क्या किया था, भारत के पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया। जैसे हम पढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हुए, ये आमने सामने आए। और मोहम्मद गोरी था वो हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए, ठीक है। अब या क्या हुआ, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया और उसी का एक साल बाद उसका इफेक्ट देखने को मिल गया बहुत बुरे तरीके से। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी क्या हुआ, ये जीत गया और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, हार गए। तो ये हुआ, ये छोड़ने का नतीजा ये हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे तराइन का दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता, चौहान हार गए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए चंदेल वंश आता है। चंदेल वंश के बारे में बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश के ये भी सामंत थे। सोचिए गुर्जर प्रतिहार वंश कितना शक्तिशाली रहा होगा, ठीक है। जो इतने वंश आ रहे हैं सब सामंत ही इसके थे। क्षेत्र कौन सा, बुंदेलखंड था। अब देखिए इस जो चंदेल वंश का शासक था ये बुंदेलखंड एरिया में, अब इसी को जेजाग भुक्ति के भी नाम से जाना जाता था। अब क्या होता था जेजाग भुक्ति, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुन के पौत्र, तो चंदेल वंश का संस्थापक, ये कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक। नन्नुक के पौत्र जयसिंह और जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाग भुक्ति कहलाया। किसके नाम पर, नन्नुक के पौत्र जयसिंह और जेजा के नाम पर यह क्या कहलाया, जेजाग भुक्ति। तो ये कई बार पूछा गया है कि जेजाग भुक्ति किस नाम से, बुंदेलखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था, जेजाग भुक्ति के नाम से। यहाँ पर 3-4 राजधानी थी आपका, ये खुजराहो भी था, महोबा भी था। इससे पहले आपका एक और राजधानी थी, उसका नाम नहीं याद रहा क्योंकि यहाँ पर पहले खुजराहो बाद में महोबा कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए भारत का एकमात्र चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, यहीं पर बना था, खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर। अब चतुर्भुज मंदिर पूछ सकता है ये किस भगवान से रिलेटेड है, चतुर्भुज मंदिर किसका है, ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम साम्राज्यवादी शासक कौन था, यशोवर्मन था। अब देखिए यशोवर्मन से भी महान कौन हुआ, धंग हुआ। अब यही पूछेगा कि धंग किस वंश का शासक था, तो धंग किस वंश का शासक था, चंदेल वंश का। चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था, चंदेल वंश की संस्थापन नन्नुक ने किया था। ये हम क्वेश्चन भी दिखाते चलेंगे ताकि आपको पता चले कि यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो हमेशा पेपर से रिलेटेड ही पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा मेरे जो कंटेंट रहते हैं वो टफ होते हैं,
ठीक है, जो भी मेरे कंटेंट देख लीजिए आपको टफ मिलेंगे, सिंपल कंटेंट नहीं मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी आप पेपर में बैठें तो उस लेवल की आप पढ़ाई करके बैठें, ताकि आप कभी भी वहाँ पर वो फील मत करिए कि हमने सिंपल पढ़ लिया था यहाँ टफ आ गया। ठीक है, अब देखिए धंग। धंग ने क्या देखिए, अगर धंग के बारे में हम बात करते हैं तो धंग क्या था, प्रयाग में जल समाधि, प्रयाग में इन्होंने जल समाधि, सब माना जाता है, इतिहासकार बोलते हैं, बुक में भी लिखा गया है कि धंग ने प्रयाग में, जो अभी प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, उन्होंने ये जल समाधि ग्रहण की ली थी। अब देखिए इन्होंने क्या निर्माता थे, मतलब बैद्यनाथ मंदिर और जिन्ननाथ मंदिर, इन्होंने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया था, जिन्ननाथ मंदिर का, और कालिंजर का दुर्ग का निर्माण किया था इन्होंने। याद रखेंगे जो कालिंजर का दुर्ग आप पढ़े होंगे, हुमायूं और ये क्या कहते हैं जो अफगान शासक था शेरशाह सूरी, तो बस वही कालिंजर का दुर्ग। तो कालिंजर का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, धंग ने ही करवाया था। कंदरिया का महादेव मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर, का निर्माण किसने कराया था, धंग ने करवाया था। धंग कौन था, यशो बर्मन का पुत्र धंग था। खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यशो बर्मन ने। अपने पिता के मतलब चलते हुए इन्होंने भी कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब इसका अंतिम शासक कौन था, परमार देव आल्हा उदल, जिसको आप बोलते हैं परमार देव अंतिम शासक। इन्हीं के समय में पृथ्वीराज द्वितीय ने 1182 में महोबा पर अधिकार कर लिया था। याद रखेंगे पृथ्वीराज तृतीय ने इन्हीं के समय में 1182 में महोबा पर अधिकार कर लिया था। अब पेपर में आपके क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि आप इनके कालक्रम में बताइए। तो पहले इनके कालक्रम में अगर हम बात करते हैं तो यशो वर्मा सबसे पहले, याद रखेंगे यशो वर्मा सबसे पहले आएंगे। इसके बाद धंग, इन्हीं के पुत्र धंग आएंगे 950 से 1002 के बीच। इसके बाद विद्याधर आएंगे, विद्याधर, और इसके बाद कीर्ति वर्मा। हम सबके बारे में नहीं लिखे हैं, जितने बारे में क्वेश्चन पूछा गया था उतने लिखे हैं, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन आया था कि यशो वर्मा के पुत्र धंग, फिर विद्याधर, फिर कीर्ति वर्मा। इनका ये सीक्वेंस याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले आपसे से। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम देखते हैं मालवा के परमार राजवंश के बारे में हम देखते हैं। तो जो मालवा का परमार राजवंश देखते हैं तो सियक या श्रीहर्ष इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। सियक पढ़िए या श्रीहर्ष पढ़िए, बातें की। तो मालवा का जो परमार वंश था इसका प्रथम शक्तिशाली शासक था सियक या श्रीहर्ष। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी, इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और बाद में धारा बनी। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी कौन थी, उज्जैन थी, बाद में कौन बनी, धारा बनी। वास्तव में परमार शासकों की शक्ति का उदय वाकपत मूज, एक बार पूछा गया था कि ये मूज किस वंश का शासक था, तो मूज किस वंश का शासक था, ये परमार वंश का शासक था। याद रखेंगे वाकपति मूज ने कलचुरी नरेश तलैया सेकेंड को पराजित किया था। याद रखिएगा किसने किसको पराजित किया था, कलचुरी नरेश तलैया। आप सोच रहे होंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं जो पेपर में आया है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए वाकपति मूज कला और साहित्य का संरक्षक था वाकपति मूज, और कई झीलों का निर्माण करवाया था। मूज झील या मूज सागर, इन्हीं के नाम पर जो झील है इन्हीं के नाम पर है, वो ये याद रखेंगे। दरबार में पद्मगुप्त, हलायुद्ध और धनंजय। याद रखिएगा रचना क्या था, नवशंख चरित। ठीक है, नवशंख चरित। इस साहित्य से पता चलता है कि वाकपति मूज ने तलैया सिकंद को 6 बार पराजित किया था। ठीक है, किसको, कलचुरी नरेश तलैया सिकंद को कितनी बार पराजित किया था, 6 बार पराजित किया था, ये याद रखिएगा वाकपति मूज ने। अब याद रखिए अर्घट्ट क्या था, अर्घट्ट के बारे में देखते हैं। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, उसको अर्घट्ट बोला जाता है। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि अर्घट्ट क्या होता था, तो ये वाटर व्हील होता था जो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता था। ऐसा नहीं प्रयुक्त, इसको चलाया जाता था, पानी इधर इधर फेंकता है। ठीक है, वही। उपेंद्र, मूंज और उदयादित्य सभी परमार वंशीय शासक थे। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया था। तो उपेंद्र याद रखिएगा, मूंज तो अभी हम पढ़ा दिए हैं, और उदयादित्य ये कौन थे, ये परमार वंशीय शासक थे, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं राजा भोज के बारे में देखते हैं।
राजा भोज की गणना महानतम विद्वानों में से एक, इनके समय कला साहित्य और विद्या में जो परमार वंश की अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इन्होंने चालुक्य और अहिल्यावाड़ गुजरात के शासकों को पराजित किया और बाद में चंदेल शासक विद्याधर के हाथों स्वयं पराजित हो गए। तो जो चंदेल शासक विद्याधर है उसके हाथों ये राजा भोज स्वयं पराजित हो गए, लेकिन पराजित तो चालुक्य और अहिल्यावाड़ को किया ही था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण के द्वारा मालवा युद्ध में पराजित होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राजा भोज की उपाधि, इन्होंने कविराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और स्थापत्य कला पर कई पुस्तकें भी लिखी थी। किसने लिखी थी? राजा भोज ने ही लिखी थी। जैसे अगर हम स्थापत्य कला में कर देखें तो समरांग सूत्रधार, ये क्या था इन पर, और चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद सर्वस्त्र इनकी पुस्तक थी चिकित्सा शास्त्र पर। इनकी अन्य पुस्तकें कौन थी? सरस्वती कंठाभरम, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु और चारु मार्तंड इनकी अन्य पुस्तकें याद रख लीजिएगा। धारा नगरी का विस्तार भोजशाला नामक महाविद्यालय बनाया गया था। तो धारा नगरी का विस्तार कर क्या किया गया था? भोजशाला नामक महाविद्यालय बनाया गया था और वाग देवी की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। भोजपुर नगर भोज सागर नामक झील भी इन्होंने ही बनवाया था। तो अभी जितना आपने पढ़ा ये किसके बारे में पढ़ा? राजा भोज के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं जो ये देखिए गुजरात का अहिलवाड़ है ना, ये अहिलवाड़ उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उतना नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन देख लेते हैं, एक बार हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए। ये कौन थे? ये जैन धर्म के पोषक और संरक्षक थे। मतलब गुजरात के अहिलवाड़ जो चालुक्य थे ये जैन धर्म के पोषक और संरक्षक थे। संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे। गुजरात के एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर अहिलवाड़ ये को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? भीम प्रथम था इस वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक। एक अन्य स्रोत के अनुसार कुमार पाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, ने पुनः सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी के समय महमूद गजनबी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और 1025 में हुआ था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका जो यहाँ पर 1025 में बनवाया था। ठीक है, तो इसी के समय में महमूद गजनबी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में हुआ था। और ये जो पहले आपका ये बना हुआ था, पहले लकड़ी का बना हुआ था, बाद में भीम प्रथम ने इसे पत्थर का बनवाया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? भीमनाथ मतलब भीम सिकंद ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। पहले लकड़ी का बना था, बाद में इसमें पत्थर का बनवाया था। ठीक है, अब ये देखते हैं अगला शासक जयसिंह सिद्धराज था। इसके दरबार में एक जैन आचार्य हेमचंद रहते थे। कौन? जैन आचार्य हेमचंद। इनके बारे में याद रखिए कि इन्होंने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। पर अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों पर हाथी के आरूढ़ स्थापित करवाए थे इन्होंने। ठीक है, इसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो जयसिंह सिद्धराज ने, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था कि किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के लिए पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया था? तो किसने किया था? ये जयसिंह सिद्धराज ने किया था। तो यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़ा? यहाँ पर याद रखेंगे भीम सिकंद ने भी क्या किया था? सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कुमार पाल ने भी सोमनाथ मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया था, कुमार पाल ने भी। और भीम सिकंद ने इस मंदिर को किससे बनवाया था? पत्थर से बनवाया था, ये भी याद रखेंगे। और जयसिंह के बारे में यहाँ पर याद रख लेंगे बस। ठीक है, तो चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कुमार पाल के बारे में। कुमार पाल इसने को जैन धर्म में दीक्षित आचार्य हेमचंद्र ने किया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इसने करवाया था, जो अभी आगे हमने बताया था। और इसमें पूजा
की हेमचंद्र के साथ। तो हेमचंद्र के साथ कुमारपाल ने क्या किया था, इस मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में पूजा की थी। इस बात की जानकारी जयसिंह सूरी द्वारा लिखित पुस्तक कुमारपाल चरित्र में मिलती है। ठीक है, तो जयसिंह सूरी द्वारा कौन सी पुस्तक है, जयसिंह चरित, इसी में मिलती है। ठीक है, वो सॉरी कुमारपाल चरित्र में मिलती है। अब देखिए इसका उत्तराधिकारी कौन था, तीसरा उसका अधिकारी अजय पाल था। इसके समय में शैव और जैन उपासकों के मध्य विवाद हो गया था। अजय पाल की मृत्यु के बाद मूल राज सिकंद गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मूल राज सिकंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या आपका फैक्ट है। अजय राज की मृत्यु के बाद मूल राज सिकंद गद्दी पर बैठते हैं और 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। 2 बार हमने पढ़ दिया। अब देखिए यहाँ पर इस वंश का अंतिम और महान शासक कौन था, भीम द्वितीय था। ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी के गुजरात पर आक्रमण को विफल कर दिया था। भीम सिकंद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1195 ईस्वी में पराजित किया था। तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भीम फर्स्ट और भीम सिकंद के बारे में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछे कि ये सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किसने करवाया था, पत्थरों का किसने बनवाया था, तो भीम फर्स्ट ने किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने हराया था 1195 में, तो भीम सिकंद ने हराया था। और मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था। किसने, भीम सिकंद ने। अब यहाँ पर देखिए चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं के प्रशासन को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए बंगाल में 2 वंश हुए थे, एक पाल हुआ था, पाल के बाद एक सेन हुआ था। इस बार सेन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। तो सेन एम्परर देख सकते हैं यहाँ पंजाब तक फैला हुआ था। पहले हम पाल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सेन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखिए बंगाल में पाल के आने के पहले शशांक का शासक था, गौड़ शासक ये था। मृत्यु कब हुई थी, ये लगभग जब इसकी मृत्यु हो गई थी शशांक की, तो ये क्या हुआ था, बंगाल में कोई शासन करने वाला 1 शताब्दी तक, सोचिए 1 शताब्दी तक कोई वहाँ पर शासन ही नहीं करने वाला था। सब अपने आप में अराजकता ही फैली थी। लगभग 1 शताब्दी तक अराजकता व्याप्त थी, जिसको मत्स्य न्याय कहा जाता था। अब देखिए अराजकता क्या था या मत्स्य न्याय क्या था। अराजकता तो पता है, मत्स्य न्याय क्या होता है इसके बारे में अगर देखते हैं। देखिए मत्स्य न्याय क्या है, बड़ी मछली है, ये बड़ी मछली है, मछली का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब मछली से रिलेटेड है ही है, और ये छोटी मछली है। तो यहाँ पर ऐसा शासन चल रहा था कि जो बड़ी मछली थी, ये बड़ी मछली अगर छोटी मछली को पाती थी तो उसको दबा देती थी, खा लेती थी। वही क्या होता था, जो बड़ा राजा था, जो शक्तिशाली लोग थे, वो दबा देते थे वो छोटे को। मतलब कोई न्याय नाम का चीज ही नहीं था बचा था, सब पूरी तरह अराजकता में व्याप्त था। तो वही मत्स्य न्याय था। क्या था मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय यही था कि बड़ी मछली जैसे जिस प्रकार छोटी मछली पर कोई भी दया नहीं दिखाती है, उसी प्रकार जो अराजक लोग थे, वो जो अनाराजक लोग हैं उन पर कोई दया नहीं दिखाते थे। शक्तिशाली लोग थे, वो गरीबों पर कोई दया नहीं दिखाते थे। वही आपका मत्स्य न्याय कहलाता था। इस अराजकता से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और सेनापति गोपाल को शासक नियुक्त कर दिया। तो आपके आरओ में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसको जनता के द्वारा चुना गया था। तो एक शायद यहाँ पर है, एक दक्षिण भारत में एक राजा था, उसको, दोनों को चुना गया था। ठीक है, तो ये गोपाल को जनता के द्वारा चुना गया था। अभी देखिए गोपाल क्या था, गोपाल ये सब किस धर्म को मानते थे, ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आप ये नहीं कह सकते थे कि ये बहुत बड़े राजा का लड़का था ये गोपाल, नहीं। बौद्ध धर्म में क्या होता था, बौद्ध धर्म में ये वंश के हिसाब से नहीं चलता था। बौद्ध धर्म में जो जिसका मतलब जो बौद्ध धर्म में ये ऐसा होता है, उसको गुणों के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसकी जितनी क्वालिटी होगी वो उतना आगे बढ़ता है बौद्ध धर्म में। तो यहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म में का ये अनुयायी था। बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने किया था, गोपाल ने किया था। तो पाला किसने, तो पाला गोपाल ने, गोपाल ने पाल दिया, गो को पाला, गो मतलब गौ माता, याद रखिएगा, गौ। धर्मपाल मत रहिएगा, देवपाल मत रहिएगा। गोपाल ने पाल वंश का पालन किया। कहाँ पर,
बंगाल में। अब देखिए पाल वंश के बारे में अगर देखते हैं, संस्थापक कौन था? गोपाल था। मत्स्य न्याय को इसने समाप्त कर दिया। मत्स्य न्याय मतलब ये मत सोचिएगा कोई अच्छा न्याय था, ये बेकार न्याय था। जो शक्तिशाली लोग थे वो गरीबों पर अत्याचार करते थे। 750 में संस्थापक 750 ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? ये गोपाल ने किया था, बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गोपाल के बाद कौन आता है? 770 से 780 के बीच में, वो 770 से 810 के बीच में धर्मपाल आता है। धर्मपाल एक महान शासक हुआ गोपाल पाल वंश का। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए कौन है? धर्मपाल है। उपाधि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इसने धारण किया था और परम सौगात की उपाधि इसने धारण किया था। विक्रमशिला एंड सोमपुरी, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका निर्माण धर्मपाल ने कराया था। और सोमपुरी जो बिहार है, वो मतलब बिहार क्या होता है जहाँ पर बौद्ध लोग रहते हैं, सोमपुरी बिहार की स्थापना भी किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान किया था। कितना? जो नालंदा विश्वविद्यालय उसका पुनरुत्थान किया था और 200 गांवों को क्या किया था? इसने दान दिया था। किसने? धर्मपाल ने। प्रतिहार शासक नाग द्वितीय ने धर्मपाल को हरा दिया था। तो ये एक बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, किसने नागपाल द्वितीय को हरा दिया? तो प्रतिहार शासक किसने धर्मपाल को हराया था? तो नागपाल ने ये किसको हराया था? धर्मपाल को द्वितीय हराया था, फर्स्ट नहीं याद रखिए। नागपाल फर्स्ट, द्वितीय ने धर्मपाल को हरा दिया था। अब यहाँ पर देखिए ये जो धर्मपाल था यही आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में मतलब यही शुरुआत ही इसी से की गया। जैसे यहाँ प्रतिहार में वत्सराज किया था, धर्मपाल ही किया था, और यहाँ पर राष्ट्रकूट ध्रुव ने किया था। अब देखिए देवपाल के बारे में देखते हैं। देवपाल के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये 810 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मतलब 810 तक धर्मपाल था, इसके बाद 810 में गद्दी पर बैठा और अपना नियंत्रण असम और उड़ीसा के कुछ भागों में स्थापित किया। कहाँ पर? असम और उड़ीसा पे। क्यों? क्योंकि जो इस साइड था, अब आपका जो त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था, पश्चिम की ओर क्या हुआ था? प्रतिहार और ये आपका राष्ट्रकूट ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, खास तौर पर राष्ट्रकूट जी ये शक्तिशाली थे। तो ये सोचा कि अगर हम अपना जो साम्राज्य है ये इधर ना विस्तार करके इस साइड हम विस्तार करते हैं, तो इसने उड़ीसा की ओर विस्तार किया अपना और असम की ओर इसने विस्तार किया। बादल स्तंभ लेख से संबंधित है, जो बादल स्तंभ लेख से संबंधित है देवपाल का लेख किससे? बादल स्तंभ लेख से। बौद्ध धर्म के अनुयायी था ये देवपाल। इसने ओदंतपुरी मठ और बिहार बनवाया था। ओदंतपुरी मठ और बिहार कहाँ पर है? बिहार में है। अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर कौन ले गया था? देवपाल ने अपनी राजधानी से मुंगेर देवपाल ने ही ले गया था। इसके बाद विग्रहपाल आता है जो 4 ही साल रहता है, 50 से 54 तक, इसका इतना रोल नहीं है। नारायण पाल देखिएगा, भगवान शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नारायण पाल ने भगवान शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था। दाय भाग के रचनाकार जीमूत वाहन थे और पाल वंश के संरक्षक में ये रहते थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि दाय भाग के रचनाकार कौन है? जीमूत वाहन थे और पाल वंश के संरक्षक थे ये। अब यहाँ पर देखते हैं, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए महिपाल फर्स्ट पाल वंश का दूसरा संस्थापक ये माना जाता है। पहला संस्थापक तो कौन था? धर्मपाल, मतलब संस्थापक तो गोपाल था, वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? धर्मपाल। लेकिन दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? महिपाल फर्स्ट। बौद्ध भिक्षु आतिश को तिब्बत प्रचार के लिए इसने वाराणसी पर बौद्ध प्रचार के लिए भेजा। तो याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु आतिश को इसने तिब्बत पर प्रसार करने के लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बौद्ध भिक्षु को किसने ये तिब्बत भेजा? महिपाल फर्स्ट ने। इसने वाराणसी पर विजय प्राप्त की थी, महिपाल फर्स्ट ने। अब देखिए संध्याकार नंदी बुक एक थी, जिसको संध्याकार नंदी की बुक रामपाल चरित्र, ठीक है, इनकी बुक थी रामपाल चरित्र। इससे पता चलता है कि ये क्या रामपाल अंतिम शासक था। तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल अंतिम शासक था। अब यहाँ पर देखते हैं,
इसी के समय बंगाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। किसके समय में? महिपाल के समय में बंगाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। इन्हीं पाल शासकों से समय में अरब यात्री सुलेमान भारत 19वीं शताब्दी में आया था। इन्हीं पाल शासक के समय में कौन आया था? सुलेमान आया था 9वीं शताब्दी में। अब देखिए, सुलेमान ने पाल शासकों को रुहमा कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुहमा। तो अगर यही पूछे कि किसने पाल शासकों को रुहमा कहा था? पाल शासक तांत्रिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक के शिल्पी कांस्य मूर्ति कला में क्या थे? निपुण थे। मतलब ये कांस्य, जो कांस्य के चीजें होते थे उसमें निपुण थे। सेना में अत्यधिक हाथी ये रखते थे पाल शासक। तो इनकी सबसे महान विशेषता या सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कौन सी है? सेना में सबसे ज़्यादा हाथियाँ रखते थे कौन? ये पाल शासक। ठीक है, ऐसा माना जाता था जब पाल शासक थे तो 15 से 20 हजार लोग इनके कपड़े उपड़े धोते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पाल शासक। अब देखिए सेन वंश, सेन शासक, सेन वंश के बारे में देखते हैं। संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। इसके बाद हेमंत सेन आया था। राजधानी लखनऊती या नदिया बनाया गया था, या बंगाल में है लखनऊती नदिया, याद रखिएगा। संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनऊती या नदिया। सामंत सेन के बाद कौन आया था? हेमंत सेन। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस बार पीसीएस के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो सेन वंश, सामंत सेन, फिर हेमंत सेन। इसके बाद कौन आता है? विजय सेन। विजय सेन 1196 से 1159 के बीच में आता है। धोई द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। विजय सेन वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना किसने किया था? श्री हर्ष ने किया था। तो ये विजय सेन कौन था? ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका? सेन वंश का। ठीक है, धोई द्वारा रचित जो देवपाड़ा है, इसी प्रशस्ति से जानकारी मिलती है विजय सेन के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन 1159 से 1179 के बीच में था। बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा को संगठित किया। इनकी बुक क्या थी? दान सागर और अद्भुत सागर। अब देखिए दान सागर और अद्भुत सागर, ये जो अद्भुत सागर थी आज से अधूरी, अद्भुत सागर क्या था? अधूरी थी। बाद में जो लक्ष्मण सेन, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप जानते हैं सेन वंश में, लक्ष्मण सेन ने इसको पूरा किया। ठीक है, तो इनकी बल्लाल सेन की 2 बुक थी, दान सागर, अद्भुत सागर। इसको बाद में कौन पूरा किया? लक्ष्मण सेन ने। अद्भुत सागर अधूरा रह गया था। उनकी उपाधि की थी गौड़ शंकर और गुड़ेश्वर, निशक शंकर और परम भट्टाकर। महाधिराज की उपाधि धारण किया था। परमेश्वर की, परमेश्वर की और निशंक शंकर की उपाधि, मतलब ये ऊपर भी लिखा गया नीचे भी। ठीक है, इसकी उपाधि इन्होंने धारण किया था। लक्ष्मण सेन सबसे महान, देखिए 1179 से 1205 में बल्लाल सेन के पुत्र थे। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये देखिए भारत का हिंदू शासक नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण के दरबार में 5 रत्न रहते थे। कितने रत्न? 5 रत्न। अब यही 5 रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। धोई, जिसने पवन दूत की रचना की थी। उमापति, इनको ब्राह्मण सर्वस्त्र कहा जाता था। हलायुद्ध, न्यायाधीश और मुख्यमंत्री इनको बताया जाता था। और श्रीधर दास। ठीक है, ये लक्ष्मण के दरबार में, जैसे आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे? 9 रत्न रहते थे, ऐसे इनके दरबार में 5 रत्न रहते थे। तो जयदेव, धोई, उमापति, हलायुद्ध, श्रीधर दास। हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश था, जो हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करने वाला प्रथम, हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करने वाला। ठीक है, मतलब जिसकी जितने भी अभिलेख मिले थे लगभग हिंदी भाषा में मिला था। तो वो प्रथम कौन राजवंश था? वो सेन राजवंश था। अब ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इस बार यूपीपीसीएस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों में, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, करा था, बंगाल में सेन शासकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था? तो अभी हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि देखिए कौन आया? सामंत सेन नहीं दिया है, हेमंत सेन नहीं दिया है, विजय सेन है, अब बल्लाल सेन है, लक्ष्मण सेन है। तो विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। अब देखिए
तो हेमंत सेन दिया है। तो पहले कौन से आएगा? हेमंत। सामंत सेन के बाद कौन आया है? सामंत सेन के बाद हेमंत सेन आया था ना, तो हेमंत सेन 3 पहले हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कौन से आया है? हेमंत सेन के बाद विजय सेन, तो फिर 4 आ जाएगा। विजय सेन के बाद बल्लाल सेन आ जाएगा, तो बल्लाल सेन लिया, देखिए यहाँ पर कहाँ पे बल्लाल सेन हो गया आपका, मिटाते हैं पहले। फिर बल्लाल सेन हो गया, बल्लाल सेन आपका यह देखिए है। और इसके बाद आपका कौन सा लास्ट में लक्ष्मण सेन हो गया। तो बस यही आपके क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछा गया था। इसीलिए कहता हूँ कोई चैप्टर मत छोड़ा करिए, कहीं से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर शाही वंश के बारे में थोड़ा सा ये देखिए लक्ष्मण सेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये यहाँ शाही वंश लक्ष्मण सेन के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर याद रखेंगे लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। 1202 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण और नष्ट हो गया था। ठीक है, किससे पता चलता है? तबकात ए नसीरी ग्रंथ से पता चलता। तबकात ए नसीरी ग्रंथ से। इसके रचनाकार कौन है? मिनहाज इसके रचनाकार है। तो ये कई बार पूछ लिया गया है कि तबकात ए नसीरी ग्रंथ किसकी है? ये मिनहाज की ग्रंथ है। इसी से पता चलता है। तो 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लखनऊती पर आक्रमण कर दिया था और उसको नष्ट कर दिया था। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई निवास करते थे। तो ये याद रखिएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव और धोई, उमापति भी, हलायुध, श्रीधर भी निवास करते थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो भी यहाँ पर फैक्ट है काफ़ी पूछा गया है। तो लखनऊती राजधानी बनाया था लक्ष्मण सेन ने। 1202 में ये बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, नष्ट कर दिया था। दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई निवास करते थे। तबकात नसीरी मिनहाज है। ठीक है, हम शाही वंश देखते हैं। शाही वंश ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसे देख लेते हैं। काबुल घाटी से गंधार तक, देखिए काबुल घाटी से यहाँ यहाँ था। शासक लगुर्तमान था, इसका एक ब्राह्मण मंत्री कल्लर था। ठीक है, यह हिंदू शाही वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जयपाल। ठीक है, मतलब इसी जो शाही वंश का इसका एक जयपाल, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। इसी जयपाल ने 986 से 87 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण किया था। लगर्तुमान के पद से हटाकर हिंदू शाही वंश की स्थापना हुई थी। बस यहाँ पर क्या है, 998 में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी गजनी का शासक बना। इसके बाद 1001 में जयपाल पर आक्रमण कर दिया। तो जयपाल ने क्या किया था? आत्मदाह। अब जयपाल का मतलब इस वंश का सबसे पढ़ने का यही जयपाल था जो आत्महत्या कर दिया था। तो सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी का शासक था, जयपाल पर आक्रमण कर दिया 1001 में, और इसने जयपाल ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। महमूद गजनबी ने जयपाल के पुत्र आनंद पाल पर आक्रमण किया और इस प्रकार उत्तर पश्चिम में यह पहला राज्य था जो आक्रमण का शिकार हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर कश्मीर के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। कश्मीर के बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बनता है। कश्मीर की जो स्रोत कहाँ से मिलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमको यहीं से मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये कश्मीर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कल्हड़ की राजतरंगिणी से। इसकी रचना कल्हड़ ने हर्ष के कार्यकाल में शुरू किया और यह रचना जयसिंह के कार्यकाल में पूरा हुआ था। तो किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? कल्हड़ ने हर्ष के कार्यकाल में, हर्षवर्धन ने उन्हीं के कार्यकाल में शुरू करके, और ये जयसिंह के कार्यकाल में पूरा हुआ था। तो ये याद रखेंगे। प्रथम ऐतिहासिक रचना कहा जाता है किसको? इसी को प्रथम, कल्हड़ की राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक रचना क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार इसको क्रमबद्ध कालानुक्रम के अनुसार लिखा गया था। तो किसको? पहली बार इसको क्रमबद्ध और कालक्रम के अनुसार लिखा गया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। याद रखिएगा क्या नाम था? शाही खां था। कश्मीर का अकबर इसको कहा जाता था। किसको? जैन उल आबदीन को वास्तविक नाम शाही खां था, ये भी क्वेश्चन आया है। और कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था? इसी को अकबर कश्मीर का कहा जाता है। अब देखिए कश्मीर के जो 3 राजवंशों का शासन रहा था वो कौन कौन से? कारकोड वंश का शासन रहा था, उत्पल वंश का शासक रहा था, और लोहार वंश का शासन रहा था। जो संस्थापक था दुर्लभ वर्धन, ये 7वीं शताब्दी में ये आया था, साम्राज्यवादी शासक था।
साम्राज्य वो ये दुर्लभवर्धन इसका संस्थापक था, लेकिन इसका जो साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य को विस्तार करने वाला शासक था जो महान कहलाया वो ललितादित्य मुक्तापीड था। तो ललितादित्य नाम याद रखिएगा, इसने जम्मू कश्मीर का जो सूर्य मंदिर है उसको बनवाया था और मार्तंड मंदिर है उसको भी बनवाया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे मार्तंड मंदिर, तो मार्तंड मंदिर और सूर्य मंदिर को भी इसने बनवाया था ललितादित्य ने। अब देखिए दूसरा कौन सा था, ये आपका उत्पल वंश था। तो उत्पल वंश के बारे में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, उत्पल वंश इसका संस्थापक कौन था, अवंती वर्मन था। याद रखिएगा इसका संस्थापक अवंती वर्मन था। इसने नहरों का निर्माण करवाया, अवंतीपुर नगर बसाया और ने अवंती वर्मन ने अपने मंत्री सूर्य के साथ शासन किया था। ठीक है, अवंती वर्मन के बाद कौन आया था, शंकर वर्मन आया था। कई प्रकार का कर लगाया। क्षेनेंद्र आया था, क्षेनेंद्र विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दीक्षा से। ठीक है, तो क्षेनेंद्र जो आया था उसने विवाह किया था लोहार वंश की राजकुमारी दीक्षा से। ठीक है, दीक्षा। अब यहाँ पर देखिए लोहार वंश के बारे में अगर देखते हैं, संस्थापक कौन था, संग्राम राज हर्ष। जो संस्थापक इसका था संग्राम राज था। लोहार, देखिए तीनों लोग का संस्थापक तो जरूर याद रखिएगा। इसका दुर्लभ याद रख लेंगे, क्या इसका दुर्लभ याद रख लेंगे। अब उत्पल वंश का अवंती वर्मन याद रखेंगे और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज याद रखिएगा। हर्ष इसका महान शासक था, हर्ष प्रसिद्ध लोहार शासक था। कल्हड़ राजतरंगिणी हर्ष का आश्रित कवि था। तो जो कल्हड़ था वो जिसकी राजतरंगिणी बुक थी, हर्ष का आश्रित कवि था, ये याद रखना है। बस यहाँ पर आपका जितना भी ये मध्य भारत का इतिहास था ये आज अभी आपका समाप्त हुआ। अब आपका जो अलाउद्दीन की ये आपका महमूद गजनबी हुआ, इसके बाद ये आपका मोहम्मद गोरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये यहाँ पर अब आपका तुर्की आक्रमण से स्टार्ट होता है। अगला वीडियो आपका इसी सब पर बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जो इसको पीडीएफ लेना होगा, नीचे आप प्ले लिस्ट वो दिया गया है, मतलब वो आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए इसके आप और इसको बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ढंग से दिए गए हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कई चीज़ें आपको ढूंढ के लाया जाता है यहाँ पर और कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ा जाता। अब जाकर आप क्या करेंगे, घटना चक्र करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।